दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपने जिसे चुना है क्या आप उसे वापस नहीं बुला सकते हैं? या फिर 5 साल के लिए उसको सारे अधिकार दे दिए जाएं और यह कहते हुए कि संसदीय लोकतंत्र तो यही कहता है कि हमने आपको 5 साल के लिए चुन लिया है। वो विधायक हो सकता है, वो सांसद हो सकता है, वो राज्य की सरकार हो सकती है, वो केंद्र की सरकार हो सकती है। क्या वाकई ऐसी स्थितियां इस देश के भीतर में बन चुकी है या फिर बनी ही हुई है? दरअसल जिस तरीके से राजनीतिक सत्ताएं इस देश में चलती रही है उसमें जनता के साथ उसका जुड़ाव कितना होता है यह मौजूदा वक्त में संकट के दौर में खुलकर उभरकर सामने आया है। और इसीलिए आज हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस संकट से मौजूदा वक्त में देश गुजर रहा है वह कृषि से जुड़ा संकट है, वह उद्योगों से जुड़ा संकट है, वह लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ संकट है, वह इस देश के अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ संकट है। मौजूदा वक्त में लोगों की आवाजाही या फिर मजदूरों की आवाजाही जिस तरीके से हो रही है उसको लेकर जुड़ा हुआ संकट है। और इतना ही नहीं, इन संकटों पर ध्यान देने के लिए तमाम सरकारी संस्थान, स्वायत्त संस्थान या कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान, इनकी खामोशी या इनका नहीं काम करना, और इसके ठीक समानांतर जिन जिन मंत्रालयों को मौजूदा वक्त में काम करना चाहिए उनसे जुड़े मंत्रियों तक की आवाज बीते 2 महीने में निकली तक नहीं है। तो आप क्या करेंगे? हम पहेलियां नहीं आज बुझाते हैं, आपके सामने एक सपाट इस देश की स्थिति भी रखते हैं। और जिस बहस को हम आज आपके साथ जोड़ना चाहते हैं उस पर बहस इस देश के भीतर में बार बार हुई है, लेकिन सत्ताधारियों ने उस बहस को दबाया है। शुरुआत इसी बात से कर ली जाए कि मौजूदा वक्त में आप किन किन नेताओं के नाम जानते हैं, किन किन मंत्रियों के नाम जानते हैं, और उन मंत्रियों के पास कौन से विभाग हैं आप इसे भी जानते हैं। हम कुछ नाम लेना शुरू करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जिनकी जरूरत मौजूदा वक्त में सामने आकर कुछ काम करने की थी वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, गिरिराज सिंह, कोई आवाज सुनी आपने? ट्राइबल अफेयर, आदिवासियों की जो मौजूदा वक्त में इस लॉकडाउन के दौर में स्थिति थी, आपने उनसे जुड़े मंत्री अर्जुन मुंडा की कोई आवाज सुनी? फूड प्रोसेसिंग, हरसिमरत कौर बादल, आपने कोई आवाज सुनी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को किस रूप में फूड प्रोसेसिंग से जोड़ा जाए? कोई आवाज नहीं सुनाई दी। कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कोई आवाज सुनाई दी? एक दिन दिखाई दिए थे जब कैबिनेट की बैठक के बाद एग्रीकल्चर पे एक निर्णय हुआ था, उसको वो बता रहे थे, उसको एलोबरेट भी नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ जानकारी दे रहे थे। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, कौन है मंत्री इनके? महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। क्या आपने उनकी कोई आवाज सुनी कि इस दौर में क्यों जरूरत है देश में, अगर आत्मनिर्भरता की बात है तो स्किल डेवलपमेंट किस रूप में होना चाहिए? कोई आवाज सुनी आपने? जो कोल माइन से जुड़े हुए मजदूरों की तादाद इतनी बड़ी संख्या में, और अब तो उसे खुले तौर पर प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है, एफडीआई लाने की स्थिति में ले आए हैं, आपने कोई आवाज सुनी कि मंत्री साहब क्या करें? आप कहेंगे मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी मंत्री हैं। कोई आवाज सुनी 2 महीने में आपने? जल शक्ति का जिक्र बार बार हो रहा है कि अब पानी को किस रूप में खेत से जोड़ना है, घरों से जोड़ना है, नलों से जोड़ना, आपने कोई आवाज सुनी? मंत्री कौन है? मंत्री उनके गजेंद्र सिंह शेखावत है, आपने कोई आवाज नहीं सुनी होगी। और जो इंडिपेंडेंट स्टेट लेवल के स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, उसमें आपने लेबर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर संतोष सिंह गंगवार जी की कोई आवाज सुनी? आपने इस दौर में योगा का जिक्र हो रहा है, आयुर्वेद का जिक्र हो रहा है, होम्योपैथिक का जिक्र हो रहा है, यानी आयुष मंत्रालय का जिक्र हो रहा है, आपने सुना उनके मंत्री कुछ कह रहे थे? उनके मंत्री कौन है? श्रीपाद यशो नायक, लेकिन आपने कोई आवाज नहीं सुनी होगी। जो यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, उससे जुड़े मंत्री हैं, उनकी कोई आवाज सुनी? उनके मंत्री हैं किरण रिजिजू। जो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी है उसको लेकर आपने कोई आवाज सुनी? आरके सिंह जी की कोई आवाज आपने नहीं सुनी होगी। केमिकल फर्टिलाइजर की मौजूदा स्थिति में बार बार आ रहा है कि फर्टिलाइजर कितनी बड़ी तादाद में बिक रहा है, और केमिकल्स का जिस रूप में हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से, चाइना से सबसे ज्यादा आता है, उसको लेकर कम किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, उनसे जुड़े मंत्रालय के मनसुख एल मांडविया हैं। क्या आपने उनकी कोई आवाज सुनी? कोई आवाज नहीं सुनी होगी। इतना ही नहीं, हमेशा बहुत ज्यादा बोलने वाले मंत्री महोदय रामविलास पासवान जी भी 1 या 2 बार ही बोल पाए हैं। एफसीआई के गोडाउन का जिक्र किया है, और माल एफसीआई गोडाउन से स्टेट नहीं ले जा पा रहे हैं उसका जिक्र किया है, जो कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं, फूड मिनिस्टर्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में है।
तो क्या मौजूदा वक्त में इतनी बड़ी तादाद में कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर कुछ भी नहीं बोल रहे थे तो वो तमाम मंत्री पद की सुविधाएं क्यों लेते हैं? एक सवाल ये होगा। दूसरा सवाल होगा, क्या इस दौर में हमारे देश के भीतर में जो देश चलाने की परिस्थिति है उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी भी कहीं तो खत्म नहीं हो गई है? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लंबी फेरिस्त है जिसमें जिसे जनता ने नहीं चुना है, जो राज्यसभा में आते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बना दिया जाता है, और उसमें भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। जैसे विदेश नीति फिलहाल कौन संभाल रहे हैं? शिवशंकर जी संभाल रहे हैं। पहले ये फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो अब ये विदेश मंत्री बन गए। इसी तरीके से हरदीप पुरी साहब हैं, ये भी पुराने ब्यूरोक्रेट हैं जो एविएशन देखते हैं, शहरी विकास देखते हैं। राज्यसभा में तो बड़ी लंबी कतार है। कुछ नाम अगर आपको बोले, मैंने जनता ने उन्हें नहीं चुना है लेकिन उन्हें मंत्रालय दे दिया गया है। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, कहीं से चुनाव जीतकर नहीं आई हैं। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, कहीं से चुनाव जीतकर नहीं आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान स्टील मिनिस्टर्स हैं, तेल मंत्री हैं, कहीं से चुनाव जीतकर नहीं आए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहीं से चुनाव जीतकर नहीं आए हैं। और तो और इस देश में वन मंत्रालय कौन देखता है, पर्यावरण मंत्रालय कौन देखता है? आप हैरत में आ जाएंगे, कोई नाम आपके जहन में नहीं आएगा। इन बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि एक तरफ ये गवर्नेंस का स्टाइल है कि गवर्नेंस में मौजूदा वक्त में आप सिर्फ प्रधानमंत्री को जान सकते हैं, प्रधानमंत्री के नाम को आप जानते हैं, और प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र करते हैं और जिस मंत्रालय से वो जुड़ा हुआ होता है उस मंत्रालय से जुड़ा हुआ मंत्री अगर संभव हुआ तो सामने आकर कहता है, और उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं उसका जिक्र करके निकल जाते हैं। अब सवाल है कि इन क्षेत्रों में हर कोई प्रधानमंत्री से तो कुछ कहने नहीं जाएगा। उस मंत्रालय के मंत्री की भी कोई जिम्मेदारी होगी, जनता को लेकर जिम्मेदारी होगी, और यहीं से यह सवाल निकलता है कि आखिर जनता जिन्हें चुनती है और उस चुने हुए लोगों में से जो मंत्री बन जाते हैं वह जनता के प्रति कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे सिमटकर खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है, कैसे खत्म हो रही है, इसका एक अपना इतिहास है। हम उस पर जाएं उससे पहले जरा यह समझ लीजिए, क्योंकि जनता के भीतर यह बात का जिक्र क्यों नहीं हो पाता है कि जिसे हमने चुना है उसे वापस ले आया जाए। बड़ा कठिन काम है ये, और खास तौर से मौजूदा वक्त में। तो जब हम कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस ही नहीं बचे हैं तो आप किस इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे? आप इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास उस रूप में खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन राइट टू रिकॉल को लेकर एक लंबी बहस हुई है कि हम बुला लेना चाहते हैं, और हमें लगता है कि सबसे पहले 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल थे। ये मैनिफेस्टो लिख रहे थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि जो वोटर है उसको यह अधिकार भी हो कि वो अपने प्रतिनिधि को वापस बुला ले, अन्यथा डेमोक्रेसी मौकरी हो जाएगी। इस बात का जिक्र किया गया उनकी तरफ से। इसके बाद क्या है, जब संविधान सभा बैठी तो उसमें भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई, और कईयों ने कहा कि इसको लाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज यह भी आई कि वोटर हमारे यहां शिक्षित नहीं है, वोट देने से पहले वो सोच नहीं पाता है, या सोचेगा तो फिर उसको एक पॉलिटिकल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी हमारे यहां के वोटर की, या फिर जो उम्मीदवार है, विपक्ष का उम्मीदवार है जो हार गया है, वह फिर आए दिन इसका इस्तेमाल करने लगेगा खुद को सत्ता में लाने के लिए, और पूरी विपक्ष की राजनीति जो है राइट टू रिकॉल में जनता को एक साथ जुट करने में, और देश का बड़ा हिस्सा इसी में लगा रहेगा, इंटेलेक्चुअली भी इसी में फंस जाएगा और कुछ काम भी नहीं कर पाएगा। इसको लेकर भी बहस हुई, और इसमें यह भी आई कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो है सिर्फ राइट टू रिकॉल को लेकर ही होने लगेगी। उसके बाद जो चुन कर आया है वो कैसे आ गया, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा, जनता को एकजुट कीजिए, हस्ताक्षर लीजिए, उसको लेकर आई। बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी संविधान सभा के भीतर में। लेकिन उस वक्त सरदार पटेल जी ने कहा था कि यह अच्छा है, बहस तो कम से कम होनी ही चाहिए। लेकिन यह भी आपको जानकर हैरत होगी कि यह भारत में पंचायत लेवल पर और नगर निगम के चुनाव के साथ इसको लागू भी इस देश में किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, यहां पे पंचायत स्तर पे लागू भी किया गया है, जिसमें ग्राम सभा के सदस्य जो हैं कलेक्टर को लिख कर देते हैं, एक हस्ताक्षर करते हैं कि फला वो काम नहीं कर पा रहा, उसको हटा दीजिए। जो भी पंचायत प्रमुख होगा उसको हटाने के लिए वो उनके साइन देखते हैं और उसको हटा दिया जाता है। इसी तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान में ये लागू है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा एक और है कि दरअसल ये लागू होने के बाद कहा गया कि जो पिछड़ा तबका है, जो
गरीब तबका है, जो महिलाएं हैं, उनके खिलाफ लोग एकजुट हो जाते हैं, तो यह भी हेल्दी नहीं है। और इतना ही नहीं, ये पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, और पार्लियामेंट में जो भाषण दिया गया था उस वक्त जब बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्होंने बहुत साफ तौर पर इसको कहा था कि दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आप चीज़ों को डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने का मत सोचिए। उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड, वी मस्ट रियलाइज दैट आवर पीपल हैव येट टू लर्न इट, democracy in India is only a top dressing of Indian soil which is essentially undemocratic। यानी वो मानकर चल रहे थे कि हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम लोग कर रहे हैं सिर्फ एक ड्रेसअप किया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वोटरों को ट्रेनिंग ही नहीं दी है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब देश का संकट आप देखते हैं कि जिस वोटर को कोई ट्रेनिंग नहीं थी वही तो साइकिल पर सवार होकर गांव की दिशा में भागा। इस देश के भीतर में पहली बार शहर छोड़कर गांव की दिशा में लोग भाग रहे हैं बिना किसी इकोनॉमी के, यह भी लोगों ने देखा। तो एक ट्रेनिंग, क्या यही वो ट्रेनिंग है जो धीरे धीरे होगी? क्योंकि इन सवालों को लेकर ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के भीतर आवाज नहीं उठी हो। 1974 में सी के चंद्रप्पन थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के, केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। ये एक बिल लेकर आए थे, प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे, राइट टू रिकॉल का। और इस बिल को समर्थन किसने किया था? 1974 में इंदिरा गांधी की सत्ता, सोचिए। इसको समर्थन किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। यह बिल गिर गया, इससे इनकार नहीं है। 2016 में यानी मोदी काल में भी बिल लेकर आए थे वरुण गांधी, वह भी बिल लेकर आए थे कि राइट टू रिकॉल, जनता को यह अधिकार होना चाहिए। और अगर जहन में आपके आए तो जिस समय अन्ना का आंदोलन इस देश में चल रहा था, उस समय अन्ना हजारे भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जनता को यह पावर होना चाहिए कि वह अपने चुने हुए नुमाइंदों को वापस बुला ले। उस पीरियड में अगर चले जाइएगा 2011 में, तो उस समय कांग्रेस की सत्ता थी और कांग्रेस के तमाम करप्शन सामने आ रहे थे और उन करप्शंस को लेकर लोगों में गुस्सा था। लेकिन उस समय अगर कांग्रेसी नेताओं का भी अहंकार आपको याद हो, तो तमाम नेताओं का अहंकार हम लोगों ने बड़े करीब से देखा। कितने अहंकारी के साथ बोलते थे, आप हमें चुनाव में हरा दीजिएगा, हमें आपने 5 साल के लिए चुना है तो हम जो मन चाहे सो करेंगे। और ये सिचुएशन उस समय तक जिंदा थी जहां वो कहते थे आपने हमें 5 साल तक चुना है, उसके बाद कर लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ें जब डाइल्यूट हो रही है, 74 तक मामला पार्लियामेंट में बहस हुआ, 2016 में बहस भी नहीं हुई, 2011 में इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरैशी हुआ करते थे, उन्होंने इसे बहुत डेंजरस माना जो अन्ना हजारे ने मुद्दा उठाया था। और आज की स्थिति तो सवाल है कि इन सारी परिस्थिति में जो भी बहस और चर्चा हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आपको लोकसभा स्पीकर के पास जाना था। लोकसभा स्पीकर बताता इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन एक व्यक्ति को नियुक्त करता, वह व्यक्ति उन तमाम चीज़ों को देखता और उसे जरूरी लगता तो उसके बाद वह फिर से चुनाव कराने की स्थिति ले आता। वहां पर 50% प्लस 1 वोट चाहिए। एक पूरी प्रक्रिया थी उस बिल के भीतर में, जो वरुण गांधी ने भी रखी थी और 1974 में सी के चंद्रप्पन ने भी रखी थी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समर्थन किया था। लेकिन सवाल उसके आगे का आ गया है, क्योंकि इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में हमको लगता है कुछ हिस्टोरिक चीज़ें समझनी चाहिए। खास तौर से अगर डेमोक्रेसी को लेकर हम समझना चाहें तो हमको लगता है जॉन लॉक की फिलॉसफी को आप समझिए। 15वीं-16वीं सदी का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। वो बहुत साफ मानते थे कि एक एक्टिव वोटर होता है, एक पैसिव वोटर होता है। एक्टिव वोटर वो होता है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, और कहीं ना कहीं वो एक्टिव वोटर उस डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रभावित करने की स्थिति में रहता है। और ध्यान दीजिए तो मौजूदा वक्त का भी सच यही रहा, लेकिन ये मौजूदा वक्त 2014 के बाद से बदल गया है। 2014 तक अगर आप ध्यान दीजिए तो भारत के भीतर में 2011 में 4 लेटर मनमोहन सिंह के खिलाफ कॉरपोरेट्स ने लिखे थे। हमें याद है आदि गोदरेज जी का साइन रहता था और 20-21 लगभग कॉरपोरेट्स से उस पर साइन करके बताते थे गवर्नेंस ठीक नहीं चल रही है, और 4 पत्र भेजे गए थे। मौजूदा वक्त में तो कॉरपोरेट वाले बोल भी नहीं पाते हैं, तो लेटर कैसे लिख देंगे प्रधानमंत्री के नाम? लेकिन उस वक्त तक लेटर लिखा जाता था। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर नेहरू काल से देखिएगा मनमोहन सिंह के काल तक, तो उसमें आपको नजर आएगा जो एक्टिव वोटर होता है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसमें आप कॉरपोरेट्स ले सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ले सकते हैं, मीडिया बायरन्स को ले सकते हैं, माफियाज को भी ले सकते हैं आप, तमाम रैकेटियर्स, तमाम जो प्रभावी होते हैं उन सबको जोड़ दीजिए कि वो एक्टिव है वोटर के तौर पर।
उनके अनुकूल अगर पॉलिसी बन रही है तो फिर स्टेट को वो क्यों टिकाएगा। और पैसिव वोटर जो होता है वो सिर्फ एक बार वोट डालता है ये मानकर कि इस देश में सबको तो वोट देने का अधिकार बराबर है, यानी सबकी सहमति से ही तो चुना जा रहा है नेता। ये स्थिति हमें लगता है ये 2014 तक की स्थिति थी। 2014 के बाद स्थिति बदल गई। स्थिति इसलिए बदली क्योंकि ध्यान दीजिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने और उस दौर के बाद से 2014 से जब आप रीड करना शुरू करेंगे तो आपके जहन में दो बातें आएंगी। उस समय कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी एक एक्टिव है और बाकी पैसिव है। उस पैसिव पार्टी में कांग्रेस भी थी और दूसरे रीजनल फोर्सेस भी थे। कांग्रेस मुक्त भारत उसको पैसिव बताया गया, ममता मुक्त हो जाए या फिर लेफ्ट मुक्त हो जाए या फिर किसी भी नेता का नाम आने लगे कि इसको भी मुक्त कर दीजिए, किसी का कोई महत्व नहीं। अखिलेश यादव भी पैसिव हो गए, मायावती भी पैसिव हो गई, सबके नाम एक एक करके आए कि ये सब पैसिव है, एक्टिव सिर्फ बीजेपी है। ध्यान दीजिए 2014 के बाद से एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इस देश में सिर्फ बीजेपी नजर आती है, बाकी सभी पैसिव नजर आते हैं। ये फर्स्ट स्टेज था। सेकंड स्टेज में बीजेपी के भीतर जो एक इंटरनल डेमोक्रेसी होती है वह झटके में चीजें बदलने लगती है और एक्टिव पार्टी झटके में उसके भीतर लीडरशिप को हॉरिजेंटल से वर्टिकल में क्रिएट करती है। यानी जो सिस्टमेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर होती है, यानी टॉप जो है वह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, उसके पास ऑथोरिटेरियन सत्ता आ जाती है। और इसीलिए जब हम आपके सामने मिनिस्टर्स का नाम पढ़ रहे थे तो आप किसी मिनिस्टर्स का नाम वाकई नहीं जानते होंगे, क्योंकि सब मिनिस्टर्स देखेंगे आखिर में पीएमओ की तरफ ही, और पीएमओ के जरिए सेक्रेटरीज जो वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पीएमओ के भीतर एक बड़ा सेक्रेटरीज का साम्राज्य है। वो जब बैठा हुआ काम कर रहा है तो वो हर मंत्रालय पर निगरानी भी कर रहा है। बहुत सारी खबरें हम लोगों ने सुनी, कोई मंत्री अपना पीए भी अपने अनुकूल नहीं रख सकता है, उसको पीएमओ से इजाजत मिलनी चाहिए, लेनी पड़ेगी, और ये सारी बातें आती रही। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि यह धीरे धीरे हमारे देश में पैसिव वोटर हर कोई हो गया, यानी एक्टिव वोटर की बात तो खत्म ही हो गई और एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी भी खत्म कर दी गई। और पैसिव पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद इंटरनल डेमोक्रेसी का खत्म होना। यहां पर हम शब्द ड्यूस या फिरोर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक लीडरशिप का यूज जरूर करना चाहिए कि लीडरशिप धीरे धीरे इस रूप में क्रिएट हो गई। अब दोबारा लौटिए उस परिस्थिति में जहां पर हम जिक्र कर रहे थे कि संविधान सभा तक में राइट टू रिकॉल का जिक्र था। हम इन बातों का जिक्र कर रहे थे तो वहां यह मानकर चला जा रहा था कि इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। हम आपके सामने कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम लेते हैं और आप कल्पना कीजिएगा कि इस इंस्टीट्यूशंस में क्या वाकई आप किसी को जानते हैं। मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? पूरा नाम बता पाएंगे? मुश्किल है। शरद अरविंद बोबड़े नागपुर से आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सीबीआई के हेड कौन है? सीबीआई के हेड आखिरी हम लोगों ने जो नाम सुना था उसमें जोगिंदर सिंह बड़े लोकप्रिय हुए थे, क्योंकि बफोर्स मामला वो देख रहे थे। ये अलग मसला है कि सीबीआई के 3 डायरेक्टर्स के खिलाफ करप्शन के मामले भी चले हैं। सिन्हा जी हैं, अरविंद जी हैं, वो कई मामले हैं, 3 मामले चले हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में कौन है आप नहीं जान पाएंगे। ऋषि कुमार शुक्ला हैं। इससे पहले आपको दिमाग में आएगा कि लड़ाई चल रही थी, अरुण कुमार वर्मा और आस्थाना की लड़ाई चल रही थी। उस समय सीवीसी सक्रिय हुए थे। उस समय सीवीसी को हेड कर रहे थे केवी चौधरी। उन्होंने इजाजत दे दी थी कि जिस तरीके से सीबीआई के भीतर जो कुछ हो रहा है तो ऐसे में आस्थाना साहब को बचाया जाए और वर्मा साहब को साइडलाइन किया जाए। यह फिलॉसफी खूब तमाम मीडिया जगह पर रिपोर्ट आई। उस समय केवी चौधरी थे, वह केवी चौधरी रिटायर हो गए। उसके बाद वो रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ गए। लेकिन मौजूदा वक्त में कौन है आप नहीं जान पाएंगे नाम। मौजूदा वक्त में संजय कोठारी है, कोई जरूरत नहीं है नाम जानने की। इसी तरीके से सीएजी विनोद राय का नाम हर कोई जानता है, चूंकि कोयला घोटाला हो या फिर 2G घोटाला हो, इसका जो परसेप्शन के लेवल पे चीजें सामने आई। लेकिन मौजूदा वक्त में कौन है? मौजूदा वक्त में राजीव महर्षि हैं, आप नहीं जानते होंगे। इलेक्शन कमिश्नर इस देश के कौन है? आपके दिमाग में बार बार टीएन शेषन आता होगा। टीएन शेषन पीवी नरसिम्हा राव के दौर में थे, उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के भी नाक में दम कर दिया था। या फिर लिंगडो साहब याद कीजिए जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में थे, उन्होंने भी नाक में दम कर दिया था। या फिर आपको याद करना है तो सुकुमार सेन को याद कीजिए, जिन्होंने इस देश में पहला चुनाव सफलतापूर्वक 1952 में कराया था, 57 में कराया था और 58 में रिटायर हो गए थे। लेकिन मौजूदा वक्त में सुनील अरोड़ा है, आप नहीं जानते होंगे। आरबीआई संभालने वाले कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ये कौन है साहब?
शक्तिकांत दास, आपके जहन में नाम आने चाहिए। सीडी देशमुख भी एक वक्त रहे हुए हैं। जब भारत पाकिस्तान बट गया, विभाजन हो गया, तो रिजर्व बैंक की एक बड़ी भूमिका थी और सीडी देशमुख साहब ने उस समय एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और एक लंबी फहरिस्त है जो आरबीआई के गवर्नर्स के नाम हर की जुबान पर रहते हैं। नीति आयोग फिलहाल संभाल रहे हैं अमिताभ कांत, लेकिन इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। आप अमिताभ कांत से कितना रूबरू हैं, नाम भी जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, ये आप जानिए। लेकिन जब आप प्लानिंग कमीशन के भीतर जाइएगा तो आपको जान के हैरत होगी, इस देश के प्लानिंग कमीशन को संभालने वाले जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर बन गए। गुलजारी लाल नंदा पहले थे प्लानिंग कमीशन संभालने वाले। यानी प्लानिंग कमीशन को माना जाता था वो समूचे देश पर एक निगाह रखता है और समूचे देश के बारे में उसकी जानकारी रहती है, तो उसको संभालने वाला व्यक्ति सबसे बेस्ट माना जाता था। लेकिन क्या आप कह सकते हैं नीति आयोग को संभालने वाले अमिताभ कांत आने वाले वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? आप ठाके मत लगाइए, क्योंकि हम कुछ नाम को बताते हैं। पीवी नरसिम्हा राव प्लानिंग कमीशन में रहे हुए हैं, मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन में रहे हुए हैं, प्रणब मुखर्जी प्लानिंग कमीशन में रहे हुए हैं। ये ऐसे नाम हैं, मधु दंडवते रहे हुए हैं, जसवंत सिंह रहे हुए हैं, केसी पंत रहे हुए हैं, गाडगिल साहब रहे हुए हैं, डीआर गाडगिल, हक्सर रहे हुए हैं, पीएन हक्सर रहे हुए हैं, एनडी तिवारी रहे हुए हैं, एसडी चौहान रहे। यानी ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्होंने प्लानिंग कमीशन को देखा है। जो आखिरी जो कांग्रेस के दौर में मनमोहन सिंह के दौर में थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। लेकिन प्लानिंग कमीशन के जरिए ये लोग कब कैसे किस रूप में पहुंचे, यह भी समझिए कि पीवी नरसिम्हा राव प्लानिंग कमीशन के जब संभाल रहे थे, चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, और वह जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो प्रणब मुखर्जी उनके पीरियड में प्लानिंग कमीशन में आ जाते हैं। यह इस देश की स्थिति रही है और शायद इसीलिए हमें लगता है कि किसी भी देश काल में हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जहां पर एक लीडरशिप ही महत्वपूर्ण हो गई या उसी के इर्द गिर्द ही सारे ताने बाने इस देश को बुनने पड़ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है यह भी है कि आखिर जब मिनिस्टर्स के नाम हम नहीं जान पाते हैं या फिर राज्यसभा से निकले हुए लोग जिसे जनता ने नहीं चुना है उसे मंत्री बना दिया जाता है, तो ऐसे में आप पहला नेशनल गवर्नमेंट को याद कीजिए जो नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर थे। उस पीरियड में कौन कौन लोग उनके साथ थे? सरदार पटेल उनके साथ थे, उनके साथ राजगोपालाचारी थे, सीडी देशमुख थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जगजीवन राम थे, रफी आदमी कहदवई साहब थे। एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आप कहेंगे 1947 से जिक्र हम कर रहे हैं, वो पहले इलेक्शन से पहले की स्थिति थी। लेकिन फिर आइए लौट के इंदिरा गांधी की सत्ता जब खत्म होती है तो जनता पार्टी की सत्ता को याद कीजिए। कौन कौन मंत्री थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रकाश सिंह बादल, सुरजीत सिंह बरनाला, सिकंदर बख्त, हेमवंती नंदन बहुगुणा, मोहन धारिया, बीजू पटनायक, ये सब एक देश को चला रहे थे, देश को संभाल रहे थे। लेकिन जनता पार्टी की गवर्नमेंट भी 3 साल नहीं चल पाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या हम एक ऐसे देश के भीतर एक ऐसे क्राइसिस में हैं जिस क्राइसिस में धीरे धीरे हम एक ऐसी स्थिति में चलते चले जा रहे हैं जहां व्यक्ति एक ही व्यक्ति मायने रखेगा और जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब अगर सत्ता नहीं देती है जिसे जनता ने चुना है तो उसे राइट टू रिकॉल करना तो दूर की बात है, वह अपने न्यूनतम जरूरतों के लिए भी कहां अपनी बातों को रखे, इस दिशा में भी एक मौन है इस देश के भीतर में। क्योंकि जनता अपने सवालों, मजदूर अपने सवाल कहां पर उठाते? जानकारी दी गई कि कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सक्रिय हुआ है, लेकिन कहां तक? 15 दिन में घर पहुंचा दिए, यह सक्रियता है? इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों की मौत हो गई। और मंत्रियों के भीतर से जो फुसफुसाहट आवाज आती है उसमें भी आता है, रामविलास पासवान जी ने कहा स्टेट एफसीआई गोडाउन से वो अनाज नहीं उठा पा रहे हैं जिस अनाज को जिनके 8 करोड़ लोगों के पास, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें बांटना है। इस देश के भीतर में जो एलिट क्लास है, जो इंडिया इंक कहते हैं, जो कॉरपोरेट है, जो देश की इकोनॉमी को संभाले हुए है, और प्राइवेट इकोनॉमी इस देश के भीतर में 90% है जीडीपी में, 10% सिर्फ सरकारी है स्थितियां, वह भी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। तो सब कुछ एक ऐसी परिस्थिति में ढाला जा रहा है जिसमें चीजें आप जनता कुछ तय ही नहीं कर पाए। यानी सब चीज पैसिव हो गया और एक्टिव सिर्फ एक ही शख्स बच गया। और यह स्थिति धीरे धीरे आती चली गई क्या? या फिर हमें नए तरीके से इस डेमोक्रेसी को मथने की जरूरत है, समझने की जरूरत है।
और उसको नई दिशा में एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट करके एक डेमोक्रेसी को एक नई परिभाषा के साथ सामने लाने की जरूरत है, जिसमें सभी की भागीदारी हो, सिर्फ वोट देने वाले दिन भर की भागीदारी ना हो, जिसमें लगे कि नहीं सबको बराबर है। तो जो बात जॉन लॉक ने कही थी उस वक्त कि हम लोग एक एक्टिव वोटर हैं, एक पैसिव वोटर हैं, वो धीरे धीरे आते आते पैसिव कैबिनेट मिनिस्टर्स को बना दिया, पैसिव वे में पॉलिटिकल पार्टीज को बना दिया गया, पैसिव वे में कॉरपोरेट को बना दिया गया, पैसिव वे में पूरा देश आ गया, और एक्टिव वे में जो सामने है वो सामने है। इन्हें समझने की जरूरत है। और इन स्थितियों में आगे की निजात के भीतर में बाबा साहब अम्बेडकर का वो कमेंट शायद माना जा सकता है कि किस तरीके से हमने सिर्फ ड्रेसअप किया है अपनी डेमोक्रेसी को, जो कि एक लिहाज से अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन है, और इस अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन के भीतर में आप किस रूप में कैसे ठीक करेंगे, सुधार की स्थिति क्या होगी, और सुधार की स्थिति में आप किस रूप में चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे। मेरे ख्याल से इसके लिए लोकसभा के भीतर स्पीकर की अपनी अहमियत होनी चाहिए, चुनाव आयुक्त की एक अपनी अहमियत होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी अहमियत होनी चाहिए, मीडिया की एक अपनी अहमियत होनी चाहिए। लेकिन हमारे सामने नया सवाल है, जब इन सभी की कोई अहमियत नहीं बच पा रही है तब हम क्या करें। कल मिलते हैं, तब बात करेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।